स्वागत है, अभिनंदन है, जय जोहार आप सभी को पाथ आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारे द्वारा यानी पाथ आईएएस की टीम द्वारा आपके लिए रिवीजन सीरीज, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और आपको बहुत जल्दी कम समय में सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाए, इस उद्देश्य के लिए ये रिवीजन सीरीज लाई गई है और जिसका आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, सभी लोग पसंद कर रहे हैं और आपका बहुत सारा प्यार हमको मिल रहा है। ठीक है, और कई लोगों की ये शिकायत थी, सर ये कहाँ है, तो मैं बता देता हूँ आपको। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन एमसीक्यू सीरीज और सीजी एमसीक्यू सीरीज के नाम से सभी शिक्षकगण ने इसमें बहुत मेहनत की है आपके लिए और लगातार आप देख रहे होंगे कि सारा सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसी कड़ी में मेरे द्वारा जो प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ का इतिहास, उसमें ये 9 सीरीज है। ठीक है, अगर वीडियो सीरीज की बात करें तो ये कौन सा है, 9वां, और हम लोग देखें आधुनिक इतिहास का तो ये 5वां वीडियो है। आधुनिक इतिहास का हम लोग देखेंगे तो ये 5वां वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं हमारा क्विक रिवीजन सीरीज का 9th वीडियो। और जैसे कि आपने पहले प्यार दिया था वैसे ही आप प्यार देते रहें, आपका स्नेह यूं ही बना रहे। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में डॉक्टर शिवराम मुंजे ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य दिया था? ठीक है, निम्नलिखित अधिवेशन आपको दिया गया है, इसमें से किस अधिवेशन में डॉक्टर शिवराम मुंजे ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य दिया था? ठीक, पहला देखिए, ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, थोड़े से आज प्रश्नों को अच्छे लेवल के आपको मिलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905, यही हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी अधिवेशन में डॉक्टर शिवराम मुंजे ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर वक्तव्य दिया था। ठीक है, ये बनारस अधिवेशन, इसकी देखिए, अभी मैंने बताया हर वीडियो में हम इससे संबंधित 4-5 तथ्य और देख लेंगे एक एक, ताकि आपको पूरा का पूरा उससे संबंधित चीजें जानकारी मिल जाए। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, और इसमें कौन कौन भाग लिए थे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना होगा अच्छे से कौन कौन भाग लिए थे। तो माधवराव सप्रे, माधव राव सप्रे, बद्रीनाथ साव, के अलावा है पंडित रविशंकर शुक्ल, इसके अलावा है गजाधर शाह, गजाधर शाह। ठीक है, इसके अलावा है राम नारायण तिवारी। ठीक, इसके अलावा है सीएम ठक्कर। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या, किसने किसने भाग लिया था? अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, माधवराव सप्रे, बद्रीनाथ साव, गजाधर साव, पंडित रविशंकर शुक्ल, सीएम ठक्कर आदि जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, उन लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक, तो इसको ध्यान आप रखेंगे। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, क्या इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखें हम लोग भारतीय, आंसर तो यही है, आप लोग आंसर लगा लेंगे, आंसर तो यही है, लेकिन आगे हम कुछ और तथ्यों पर चर्चा कर ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ था और ये आप सभी जानते हैं, इसकी अध्यक्षता मद्रास के वकील पी आनंद चार्लू ने की थी। पी आनंद चार्लू। और इसमें जो है वो छत्तीसगढ़ से पार्टिसिपेट किसने किया था? तो आप जानते हैं माधवराव सप्रे ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है,
माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, ठीक, वामन राव लाखे यहाँ भी थे, तो बहुत सारे थे। आप मुख्य मुख्य को ध्यान रखेंगे, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, बद्रीनाथ साव, ठीक है, बद्री प्रसाद साव, और इसके अलावा डोमार सिंह, सीएम ठक्कर जी, ये सभी ने 1891 के जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में जो है वो भाग लिया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो मुख्य बात थी, ये इसमें माल गुजारों और किसानों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था दोस्तों। इसके अलावा आप जानते हैं कि यही वो अधिवेशन था जिसने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना का जो है वो धारा बहा दी थी। विकास यहाँ पर राजनीतिक चेतना का, राष्ट्रीयता की भावना का हुआ था। तो इस अधिवेशन को आप ध्यान रखेंगे, किसने किसने भाग लिया था। माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, बद्री प्रसाद साव, सीएम ठक्कर, डोमार सिंह आदि लोगों ने इसमें भाग लिया था। एक आध और छूट गया होगा तो आप देख लेंगे। मुख्य मुख्य नेता को आपको याद रखना है, किसको, मुख्य नेता को, ठीक। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में डालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूं एक आध पीडीएफ नहीं मिला होगा, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि पीडीएफ आपको दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का दादा भाई नौरोजी, इसकी जो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ये आपको इंडियन हिस्ट्री की दृष्टि से भी याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल और लोचन प्रसाद पांडे, इन चारों ने यहां पर भाग लिया था। ध्यान रखेंगे कौन कौन, तो मैं बता रहा हूं, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, पंडित रविशंकर शुक्ल और लोचन प्रसाद पांडे ने यहां पर भाग लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना की जाए, कई सारी राष्ट्रीय समितियां बनाई जाए और उसके माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना और अंग्रेजों का विरोध करने के लिए ये जो है वो इस उद्देश्य से ये अधिवेशन यहां पर बुलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, इस बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कशन की है, आधुनिक हिस्ट्री के पहले क्लास में, ठीक है। इसी से ही नरम दल व गरम दल दो भागों में जो है वो बढ़ गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसी का ही परिणाम था छत्तीसगढ़ में भी हमको नरम दल और गरम दल के नेता देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में अकाल निवारण सभा का आयोजन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में अकाल निवारण सभा का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, तो 1894 में भीषण अकाल पड़ा था मित्रों, और उसी अकाल के समय ही राजाओं और जमींदारों का भी सम्मेलन आयोजित किया गया था, और वो आयोजित किया गया था 20 जनवरी 1984। कब आयोजित किया गया था? 20 जनवरी 1994। राजाओं और माल गुजारों का सम्मेलन था ये। यहां पर पूछा है अकाल निवारण सभा, तो अकाल निवारण सभा का जो है आयोजन हुआ था, ये आप याद रखेंगे 17 मार्च 1900 17 मार्च 1900 को अकाल निवारण सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, हमने आज प्रयास किया है 1923 तक की घटनाएं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिले, पर वहां तक की घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जाएं, और आगे फिर उससे आगे बढ़कर, ताकि पूरा सिलेबस जो है एक बार में हमारा कंप्लीट हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी सीरीज और बहुत सारे नए प्रोग्राम पाथ आईएएस एकेडमी के द्वारा आपके लिए चालू किया जा रहा है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में घटित घटना व तिथि सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में घटित घटना व तिथि सुमेलित नहीं है। देश का प्रथम छात्र हड़ताल 1906, कान्य कुब्ज महासभा 1912, मध्य प्रांत हिंदी साहित्य सम्मेलन 1919 और राजिम किसान मजदूर सभा 1920। अब इन सब सभाओं को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे कई बार आप प्रश्न देखे होंगे। समित्र मंडल का गठन किया किसने किया, मजदूर सभा का आयोजन कहाँ हुआ, आदि आदि बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक, तो इसमें तिथि सुमेलित नहीं है। तिथि सुमेलित नहीं है तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप भी आंसर लगाते रहा कीजिए।
ए हमारा करेक्ट आंसर है। यहां तिथि होगी 1907, ठीक है 1907। और ये छात्र हड़ताल हुआ कहां था? तो नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, नांदगांव स्टेट हाई स्कूल, ठीक है। और इसका जो है वो नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र। इन लोगों ने क्या किया था? इसका क्या किया था दोस्तों? नेतृत्व किया था। कौन सा देश का प्रथम छात्र हड़ताल जो नांदगांव स्टेट हाई स्कूल छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसका जो नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र ने 1907 में। क्यों हुआ था? तो आप रीजन जानते होंगे क्यों हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में। देखिए, इससे लगा एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। बाल गंगाधर द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी जो महाराष्ट्र से प्रकाशित होती थी। आप उसका जल्दी से एक नाम बताएंगे। और उसी पत्रिका के ही बेस से छत्तीसगढ़ में उसका अनुकरण करके एक और पत्रिका निकाली गई थी। किसके द्वारा निकाली गई थी और उसका नाम क्या था, ये भी बताएंगे। और ये पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक। चलो, कान्य कुंज महासभा 1912 ये रायपुर में आयोजित हुआ था दोस्तों। और रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा, इसकी रविशंकर शुक्ल द्वारा, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाने के लिए क्या योजना बनानी चाहिए और क्या आगे किया जा सके, उसी परिप्रेक्ष्य में एक महासभा का आयोजन किया गया था रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा। मध्य प्रांत हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए, उस समय की बात करें जब देश आजादी की ओर अग्रसर हो रहा था, तो उस समय जितनी भी समाएं सम्मेलन हो रही थी उसमें मूलतः जो भावना यही रहती थी कि स्वदेशी राष्ट्रीयता की भावना, मतलब देश आजाद करने के लिए हमारे नेताओं द्वारा क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या आगे की रणनीति बनेगी, इन्हीं का ही जो है वो चर्चा यहाँ पर होता था। आगे क्या किया जा सकता है और अभी तक की घटनाओं से क्या हमको शिक्षा मिली है। तो ये सारे सम्मेलन उन्हीं लिए किए जाते थे। तो मध्य प्रांत हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था किसने? माधवराव सप्रे ने। माधवराव सप्रे। और इसके सहयोगी थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने जो है वो इसका सहयोग किया था। मध्य प्रांत हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। राजिम किसान मजदूर सभा 1920, तो ये तो लिखा हुआ है राजिम में हुआ था किसान मजदूर सभा का आयोजन, आप लोग जानते हैं 1920 में। और इसके आयोजन करता थे, देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा से आप लोग वो मत कीजिएगा, विष्णु दत्त शुक्ल इसके आयोजन करता थे, ठीक है। हालांकि पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल आदि लोगों ने यहाँ पर योगदान जरूर दिया था, परंतु विष्णु इसका आयोजन मेन जो थे, अध्यक्षकर्ता जो थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों विष्णु दत्त शुक्ल। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा कर ली है और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये स्पष्ट समझ में आ गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आपको पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करते हुए जाइएगा, ठीक। हमारा फर्ज हम लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ निभाया है, आप केवल लाइक ठोको और कमेंट करो, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1918 में छत्तीसगढ़ से शामिल सदस्य थे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1918 आयोजन हुआ था इसका कहां पर? दिल्ली में, ठीक है।
इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और हाँ, और मध्य प्रांत एवं बरार से 12 सदस्य शामिल किए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से 2 सदस्य थे। अब कौन कौन थे उसको आप बताएंगे। बैरिस्टर सीएम ठक्कर जी, दूसरा पंडित रविशंकर शुक्ल जी, तीसरा ई राघवेंद्र राव जी, या चौथा वामन राव लाखे जी। ठीक, तो इसका आंसर सीधा सीधा मैं बता देता हूं, बैरिस्टर सीएम ठक्कर जी और ई राघवेंद्र राव जी दोनों को जो है इस कांग्रेस कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि 12 लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था, 12 लोग सदस्य बने थे मध्य प्रांत एवं बरार से, जिसमें 2 छत्तीसगढ़ से थे। तो 1 और 3 वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ये बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट देखिए, बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन 11 मई 2020 में ई राघवेंद्र राव के ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर निम्न में से किसने नायाब तहसीलदार का पद त्याग दिया था? ठीक है, हालांकि हम देखेंगे अभी असहयोग आंदोलन के समय कई लोगों ने अपनी पदवी छोड़ी थी, तो यहां पर आप याद रखेंगे। देखिए, पहला है रमाकांत मिश्र, दूसरा है रघुनाथ मिश्र, तीसरा है गंगाधर गोपाल दीक्षित या शिव दुलारे मिश्र। तो यहां पर आप ध्यान रखिए, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गंगाधर गोपाल दीक्षित। इसने बिलासपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में 11 मई जो 1920 को हुआ था, ई राघवेंद्र राव जी ने इसमें बहुत ही जबरदस्त भाषण दिया था, अंग्रेजों की बखिया उधेड़ के रख दी थी। और इसी भाषण में उससे प्रभावित होकर, उस समय नायब तहसीलदार का पद में थे गंगाधर गोपाल दीक्षित, उसने अपना पद त्याग दिया था। हमारे अगर प्राचीन काल में देखें दोस्तों, प्राचीन मतलब हमारे इतिहास में, तो हमारे जो नेता हुए हैं स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित और कवि हुए हैं, वो बहुत ही प्रखर थे और बहुत ही उच्च बुद्धि के, उच्च कोटि के थे। उनकी सोच बहुत ज्यादा अच्छी और व्यापक रूप से पूरे समाज का हित करने वाली सोच वो रखा करते थे। हालांकि आज ये चीजें बहुत कम दिखाई देती है, पर चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, आजकल जो प्रश्न पूछने की परंपरा है वो अब इस लहजे में आ रहा है, कथन कारण वाले या कथन स्टेटमेंट 3-4 दे दिए जाएंगे, कौन से सही हैं। पहला देखिए, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। आप विचार करें, आगे मैं बताता हूं। दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की गई और सुपरिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास दिया गया था, आपने विचार कर लिया होगा। देखिए, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया, ये बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश संरक्षण काल कब आया था दोस्तों? तो ब्रिटिश संरक्षण काल आया था 1818 में, और ये कब तक चला था? तो 1830 तक चला था। ठीक है, और इस समय ब्रिटिश संरक्षण काल क्यों आया था? तो आप जानते हैं, रघुजीत तृतीय जो थे अवयस्क थे और अप्पा साहब को उसके महल में बंद कर दिया गया था। इस कारण से अंग्रेज ये जो है वो रघुजीत तृतीय को क्या बोलते हैं, राजा बना के, ये सुपरिटेंडेंट अंग्रेज अधिकारी एक आता था छत्तीसगढ़ के लिए, उसको सुपरिटेंडेंट कहा जाता था। और उसके माध्यम से इन लोगों ने 1818 से लगाकर 1830 तक शासन किया था। और आप जानते हैं कौन कौन आए थे? कैप्टन एडमंड, कैप्टन पीवाश एगेन्यू, ठीक है, उसके बाद हंटर, विल्किंसन, क्राफर्ड, ये सारा क्रम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो चलिए, पहला स्टेटमेंट, क्या उस समय, इस समय आप सोचिए, ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो ये ब्रिटिश का संरक्षण काल था। क्या इस समय छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? आप ऐसे देखिए, देखने का नजरिया आपको एग्जाम पार लगाएगा। ठीक है, आजकल वो जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा। नहीं, ये जो है वो 1855 में गोपाल राव ने, 1 फरवरी 1855 में गोपाल राव ने डिप्टी कमिश्नर को जो है वो छत्तीसगढ़ की सत्ता सौंपी थी। हालांकि 1854 में जब लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर का शासन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल हुआ, तो उसी समय छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल हो गया था। लेकिन आधिकारिक रूप से 1855 को
सत्ता सौंपी गई थी अंतिम जिलेदार गोपाल राय द्वारा। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, क्या ये सही है? क्या ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो एक गलत है। अब देखिए, तो इसमें सारा आंसर आप तो एक गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप यहां से बहुत आसानी से इसको पिक कर सकते हैं। जहां जहां पर एक है वो गलत होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। यही हमारा क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी आंसर है। और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो बिल्कुल यही होना ही चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए दूसरे स्टेटमेंट की बात करें। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। बिल्कुल, सुप्रिटेंडेंट के माध्यम से ही ये शासन करते थे, है ना। 1818 से लगाकर 1830 तक। तीसरा देखिए, सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेजिडेंट के अंतर्गत कार्य करना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट जो छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होता था, उसको नागपुर रेजिडेंट के अंतर्गत रहकर कार्य करना पड़ता था। वो स्वतंत्र नहीं था, उसको नागपुर के रेजिडेंट के अंतर्गत कार्य करना पड़ता था। ठीक है, और नियुक्ति भी वहीं से होती थी, तो आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल दो जो हमने लगाया था वो सही आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। विलय के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप बहुत ढंग से पढ़ेंगे। दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया और रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना की गई। अब सही उत्तर चुनना है इन स्टेटमेंट से, कौन सा जो उत्तर है वो सही है। और इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। चलिए पहला देखिए, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। तो ब्रिटिश सरकार आई तो यहां पर दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई। क्या? बिल्कुल की गई। आप ढंग से ध्यान रखेंगे, दीवानी और फौजदारी न्यायालयों, न्यायिक व्यवस्था में सुधार किया गया। ठीक है, दीवानी न्यायालयों के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार को देखने का अधिकार था, उनको नियुक्त किया गया। फौजदारी न्यायालय के लिए डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार को अधिकार था, हालांकि अंतिम निर्णय कमिश्नर ही ले सकता था। ठीक है, तो दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई। क्या? तो बिल्कुल की गई। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक जिला में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1858 में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया और 1862 में पुलिस व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए, जिसमें प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति, थानों के लिए थानेदार की नियुक्ति और इसके अलावा सिपाहियों की नियुक्ति भी की गई। ठीक, रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। रायपुर में आप सेंट्रल जेल जो देखते हैं उसी समय निर्माण किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें जेल व्यवस्था में भी व्यापक सुधार हुए हैं। प्रश्न आएगा तो हम लोग एक एक करके उसको पॉइंट में लेंगे। रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना, यह भी बिल्कुल सही है। क्यों? ये क्यों हुआ था दोस्तों? तो आप जानते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो पूरे अंग्रेजों की जड़ हिलाकर रख दी थी। फिर भी अंग्रेज सफल रहे थे, क्योंकि उस समय सारे लोगों ने मिलकर जो है वो एकजुट होकर नहीं लड़ा था। लेकिन उसके बाद पूरे देश में व्यापक तौर पर अब वहां पर लिखा है विद्रोही पत्रों का पत्र व्यवहार होना चालू हो गया। अब ये विद्रोही पत्र क्या है? तो विद्रोही पत्र, विद्रोही नहीं मतलब मैं जैसे एक क्रांतिकारी हूं तो दूसरे क्रांतिकारी से संपर्क करके उसको अपनी एजेंडा, अपना क्या आने वाले समय में हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि हम देश को आज़ादी की ओर ले जा सके, इस बारे में चर्चा करने के लिए बहुत सारे पत्र व्यवहार होने लग गए थे कि अब जो आंदोलन होगा वो सब लोग मिलकर करेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर रायपुर में डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना की गई थी और पोस्ट मास्टर बनाया गया था कैप्टन स्मिथ को। और कैप्टन स्मिथ क्या करता था, जितने भी पत्र आते थे पहले वहां पर पढ़ा जाता था, जो उनको लगता था कि ये विद्रोही पत्र नहीं है उसको आगे भेजते थे और जो है उसको वहां पर रोक लेते थे, उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहां पर चारों के चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ई।
इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। क्लियर है स्पष्ट रूप से? कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करेंगे। मानवीय भूल हो सकती है तो आप बिल्कुल उसके लिए चौकस रहिए, और हम जो है बिल्कुल सुधार कर अगर बताएंगे। अगर कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत लगता है, कहीं भी आपको ये लगता है कि यहाँ पर ये कैसे हुआ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, पूछ रहा है 1861 के पश्चात ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में, ठीक है, सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन छांटना है। ए, भू राजस्व के लिए माल गुजारी बंदोबस्त लागू किया गया। बी, न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। सी, नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। डी, जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए। या ई, सिंचाई के व्यापक प्रबंध किए गए। देखिए, भू राजस्व व्यवस्था के लिए माल गुजारी बंदोबस्त लागू किया गया, बिल्कुल। वहां पर जो गौटिया का पद था दोस्तों, उस गौटिया को अब माल गुजार कहा गया, ठीक है। गौटिया को क्या कहा गया? माल गुजार कहा गया। और एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे कि उस समय जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसमें जो किसान 12 वर्ष से अपने किसी जमीन पर काबिज थे, उनको उसका भू स्वामित्व भी प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए, बिल्कुल सुधार किए। अभी से पहले साइड में देखे हम लोगों ने, दीवानी और फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर, नायब तहसीलदारों की जो है वो नियुक्ति की गई थी। तो बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसको ध्यान रखेंगे। नई पुलिस व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, बिल्कुल हुआ था। मैंने अभी बताया, पंजाब का पुलिस मैनुअल लागू किया गया 1858 में। उसके बाद पुलिस अधीक्षक 16(2) में व्यापक सुधार किए गए। पुलिस अधीक्षक हर जिले में नियुक्त किए गए, सिपाही नियुक्त किए गए, है ना। तो इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है, चलिए आगे प्रश्न आएगा, मैं बताऊंगा आपको, आगे वो प्रश्न में है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखें, जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए, बिल्कुल जेल प्रशासन में आवश्यक सुधार किए गए थे। इसको हम लोगों ने नहीं देखा है, तो इसको थोड़ी सी इसमें देख लेते हैं क्या क्या सुधार किए गए, ठीक है। तो पहले इनको राशन दिया जाता था, किनको? कैदियों को राशन दिया जाता था। उसके स्थान पर मेस प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कैदियों को पहले राशन दिया जाता था, मेस की व्यवस्था नहीं थी कि आप मेस सब खाना बन रहा है एक साथ खा ले, ऐसी सबको राशन दिया जाता था। तो राशन के स्थान पर मेस। दूसरा जो व्यापक सुधार था, कैदियों की संख्या के आधार पर, कैदियों की संख्या के आधार पर जेल का निर्माण है। जेल मतलब भवन, जेल में जो भवन है जहां वो लोग रहते हैं, जेल का निर्माण किया जाता था। ठीक है, मतलब जिस कारागार में रहता, अच्छा कारागार का निर्माण यहां पर ज्यादा उचित शब्द होगा। तो जिस जेल में उनको रखा जाता था, जिस रूम में रखा जाता था, उसको कैदियों की संख्या के हिसाब से, पहले क्या था, छोटा जेल हुआ करता था और ठूंस दिए जाते थे, तो वहां रहने में उनको सफोकेशन और बहुत सारी परेशानियां होती थी। और इसीलिए फिर वो व्यापक तौर पर कैदियों की संख्या के आधार पर फिर उसका निर्माण किए जाने लगा, बैरक जिसको बोलते हैं, या आप जो भी बोल लीजिए, जेल का जो इनके रहने के लिए भवन है उसका। ठीक है, नेक्स्ट हम तीसरी बात करें तो यहां पर कैदियों के लिए एक सिविल सर्जन नियुक्त किया गया। पहले कैदियों के लिए कोई डॉक्टर नहीं था कि उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया तो उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता था, तो एक सिविल सर्जन नियुक्त किया गया कैदियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो 1 साल से ज्यादा की जो सजा पाए हैं, 1 साल से ज्यादा, उनको दोस्तों नागपुर भेजा जाने लगा। कहां भेजा जाने लगा? नागपुर भेजा जाने लगा। ठीक है, उन कैदियों को नागपुर भेजा जाए। ये मुख्य पॉइंट हैं जेल व्यवस्था में सुधार के। इसके अलावा हम बात करेंगे, आगे और भी प्रश्न आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हुए चलेंगे
कि बिलासपुर में जेल का निर्माण कब किया गया था। आप क्वेश्चन नीचे आएगा, उससे पहले आंसर कर दीजिएगा। देखिए, सिंचाई के व्यापक प्रबंध, तो इस पर कोई कार्य नहीं हुआ था। ये कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यही कथन जो है वो सत्य नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सन 1854 में प्रारंभ तहसीलदारी व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है। तो तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी चार्ल्स सी इलियट ने। ठीक है, वो जब डिप्टी कमिश्नर बना और ब्रिटिश शासन आया तो उन लोगों ने तहसीलदारी व्यवस्था यहाँ पर चालू कर दी थी। तो उसके संबंध में असत्य कथन को हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला देखिए, तहसीलदारों को दीवानी और फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोगों ने इस पर बात की थी कि तहसीलदार को दीवानी और फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को दीवानी और तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर को फौजदारी, तो दोनों प्रदान किए गए थे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए आरक्षित था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तहसीलदार का पद जो है वो भारतीयों के लिए आरक्षित रखा गया था। उनका मानना था कि जितने ज्यादा जो है भारतीय हमारे प्रशासन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी विश्वसनीयता हम पे बढ़ेगी और हम और अधिक समय तक लूट सकते हैं। तो ये तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए आरक्षित था। प्रशासन को माल और दीवानी दो मुख्य विभागों में बांटा गया था। बिल्कुल सही बात है, प्रशासन को माल और दीवानी दो मुख्य भागों में बांटा गया था। 1854 में 5 तहसील बनाए गए थे। देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत हो जाता है। 1854 में 5 तहसील नहीं बनाए गए थे। 1854 में 3 तहसील बनाए गए थे। एक था रायपुर, दूसरा था रतनपुर और तीसरा था धमतरी। 3। और उसके बाद फरवरी 1857 की यदि बात करें तो 2 तहसील नवागढ़ और धमधा, और उसी समय धमधा के स्थान पर दुर्ग को 5 और 1863 में सिमगा। इस प्रकार 6 तहसील आप देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फरवरी 1857 में 2 नवागढ़ और धमधा को बनाया गया। फिर धमधा का नाम बदलकर जुलाई 1857 में दुर्ग कर दिया गया और 63 में सिमगा को बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये तहसीलों की व्यवस्था थी। पद भारतीयों के लिए था और प्रशासन माल दीवानी दो मुख्य भागों में बटा था। ये भी सही है। ये जो है वो स्टेटमेंट आपका गलत है। 5 तहसील नहीं बनाए गए थे, केवल 30 तहसील बनाए गए थे और यही हमारा आंसर है। असत्य कथन पूछा है तो यही कथन जो है वो क्या होगा, असत्य होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन, फिर से असत्य कथन आपको बताना है। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़िए। 1862 में मध्य प्रांत के संभागों का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले शामिल थे। छत्तीसगढ़ संभाग बनने के पश्चात प्रथम डिप्टी कमिश्नर कैप्टन एडमंड थे और 1862 में बस्तर जिला गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था। पूछा क्या है, असत्य कथन पूछा है। आप लोग स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और बताइए। ठीक है, तो देखिए पहले स्टेटमेंट की ओर चलें। 1862 में मध्य प्रांत के संभागों का गठन किया गया। बिल्कुल किया गया। मध्य प्रांत को संभागों का गठन किया गया और 5 संभाग में बांट दिया गया। एक था नागपुर संभाग, दूसरा था छत्तीसगढ़ संभाग, तीसरा था आपका जबलपुर संभाग, चौथा था आपका गोदावरी तालुका और 5वां था आपका सागर। तो इस प्रकार से 5 भागों में ये संभागों का गठन कर दिया गया था। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट हम लोग देखें तो बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले शामिल थे, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले शामिल थे, एक था रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था संबलपुर। संबलपुर, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ संभाग बनने के पश्चात प्रथम डिप्टी कमिश्नर कैप्टन एडमंड थे, तो ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ जब संभाग बना तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुए थे कौन? कैप्टन एडमंड, ठीक है, कैप्टन एडमंड ही जो थे वो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे संभाग बनने के बाद, ठीक। तीसरा, चौथा देखिए, 1862 में बस्तर जिला गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था। पूछा क्या है? असत्य कथन है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हो। 1862 में बस्तर जिला गोदावरी तालुका के अंतर्गत ही आता था। गोदावरी तालुका के अंतर्गत भी 3 जिले थे, ठीक है, एक स्वयं गोदावरी तालुका, दूसरा अपर गोदावरी और बस्तर, तो ये तीनों जो है वो 1862 में गोदावरी तालुका के अंतर्गत आते थे। तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। हो सकता है ये ऑप्शन रहा हो या कुछ कंफ्यूजन रहा हो, यहां पर आप ध्यान रखेंगे चारों ही सही हैं, चारों ही, है ना, तो ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चारों आंसर सही है, ठीक है। चलिए, आपके लिए जानकारी मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा कहीं पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। फिर से मैंने आज बहुत सारे कथन वाले का क्वेश्चन लिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। 1862 में छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था सुधार के बाद जमींदारी क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था जमींदारों द्वारा की जाती थी। अगस्त 1857 में रायपुर के डाकघर में पोस्टमास्टर के रूप में लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति की गई थी। जिला स्तर पर डाक व्यवस्था के लिए बरकंदाज की नियुक्ति की जाती थी और 1885 में बिलासपुर में जेल की स्थापना की गई थी। अब देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहां पर आपको याद होगा, तभी ये प्रकार के क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। 1862 में व्यापक पुलिस व्यवस्था में सुधार किया गया, ठीक है, जिले में जिलाधीश पुलिस अधीक्षक और थानों में थानेदार की नियुक्ति की गई थी। लेकिन जमींदारी क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था जमींदारों द्वारा की जाती थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जमींदारी क्षेत्र में जो जमींदारों को पुलिस व्यवस्था जो है वो जमींदारों द्वारा की जाती थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगस्त 1857 में रायपुर के डाकघर में लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति हुई थी, बिल्कुल हुई थी, अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जिला स्तर पर डाक व्यवस्था के लिए बरकंदाज की नियुक्ति की जाती थी। देखिए दोस्तों, जिला स्तर पर डाक व्यवस्था के लिए बरकंदाज, यहां पर आपको ध्यान रखना है, बरकंदाज, बरकंदाज जो है वो थानेदार, थाने में थानेदार होता था और उसके साथ जो सिपाही होते थे उन सिपाहियों को बरकंदाज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिपाहियों को, ठीक है, बरकंदाज कहा जाता था। और जिला स्तर पर डाक व्यवस्था के लिए नियुक्त जो अधिकारी होता था उसको दफेदार कहते थे। क्या कहते थे? दफेदार कहते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। जिला स्तर पर डाक व्यवस्था के लिए बरकंदाज की नियुक्ति नहीं, दफेदार की नियुक्ति की जाती थी और पोस्ट मास्टर थे लेफ्टिनेंट स्मिथ। 1885 में बिलासपुर जेल की स्थापना की गई। 1885-86 में बिलासपुर जेल रेडी हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मजदूर आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हमारे क्षेत्र में 3 मजदूर आंदोलन हुए, 1920,
1920 राजनांदगांव, 1924 राजनांदगांव और 1937 राजनांदगांव। तो ये इसके संबंध में कथनों पर विचार करेंगे। प्रथम कथन, प्रथम मजदूर आंदोलन का प्रमुख कारण काम के घंटे को बढ़ाकर 12 से 13 घंटे कर देना था। ठीक है, प्रथम मजदूर आंदोलन जो हुआ था उसका प्रमुख कारण काम के घंटे को बढ़ाकर 12-13 घंटे कर देना था। दूसरा, द्वितीय मजदूर आंदोलन मजदूरों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हुआ था। तृतीय मजदूर आंदोलन मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती कर देने के कारण हुआ था। तृतीय मजदूर आंदोलन के समर्थन में आर्य समाज लाइब्रेरी में ठाकुर प्यारेलाल की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई थी। ये आयोजित है, आपको दिख नहीं रहा होगा, सभा आयोजित की गई थी। अब आपको बताना इसमें कौन सा सही है। ठीक है, देखिए यहां पर बात करें प्रथम मजदूर आंदोलन का प्रमुख कारण कौन सा था। देखिए, प्रथम मजदूर आंदोलन का प्रमुख कारण काम के घंटे को 12-13 घंटे कर देना, बिल्कुल सही है। प्रथम मजदूर जो आंदोलन हुआ था 1920 में, उसमें 3 ही मांगे तो थी और मुख्य कारण यही था, काम के घंटे बहुत ज्यादा थे, 12-13 घंटे काम करना है ना, बहुत ज्यादा होता है, तो काम के घंटे को कम करना। दूसरा इनकी मांग थी कि वेतन बहुत कम दिया जाता था, वेतन में वृद्धि करना। तीसरी, काम का जो व्यवस्था में सुधार करना, मतलब मेडिकल फैसिलिटी, वहां पे उनके साथ उचित व्यवहार आदि, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो प्रथम मजदूर आंदोलन जो हुआ था वो इसी कारण हुआ था। द्वितीय मजदूर आंदोलन की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हुआ था, बिल्कुल। प्रथम मजदूर आंदोलन जब सब सफल हुआ दोस्तों, तो मजदूरों का मनोबल बढ़ गया और मजदूरों को लगा कि अब अपनी बातें मनवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आंदोलन ही एक सहारा है। हमारी बातें मनवानी है तो आंदोलन ही एक सहारा है। और इसीलिए इन लोगों ने दूसरा आंदोलन और छोटी मोटी समस्याओं को लेकर किया था, जिसका परिणाम थोड़ा सा गड़बड़ाया था, बट ठीक ठाक उसका भी नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। तो ये भी सही है। तृतीय मजदूर आंदोलन मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती कर देने के कारण हुआ था, ये भी बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, कौन सा कथन सही है हमको बताना है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तृतीय मजदूर आंदोलन के समर्थन में आर्य समाज लाइब्रेरी में ठाकुर प्यारेलाल की अध्यक्षता में सभा का आयोजन हुआ था, बिल्कुल नहीं। आर्य समाज सभा में 3500 हड़ताली मजदूर के समर्थन में सभा हुई थी जरूर आर्य समाज लाइब्रेरी में, लेकिन इसकी अध्यक्षता की थी पंडित रविशंकर शुक्ल ने। किसने की थी? पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसके अनुसार जो है चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब आपको बताना है कथन कौन सा सही है, बहुत आराम से बता देंगे। कथन 1 सही, कथन 2 सही, ऑप्शन सी 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। चौथा स्टेटमेंट नहीं होगा क्योंकि चौथा आंसर हमारा गलत है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगर आपने पढ़ रखा होगा तो, और आपका बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो रहा होगा। ठीक है, ये समय जो रहता है थोड़ा सा प्रेशर सिचुएशन रहता है, और प्रेशर सिचुएशन में हम जितना ज़्यादा कर लें, अपने आप को शांत रख लें, और शांत रखते हुए हम लोग जितनी पढ़ाई कर सकें वही जो है वो हमारे सफलता को निश्चित करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण, रुद्री बैराज का निर्माण, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय और राजनांदगांव में बीएनसी मिल प्रारंभ। ठीक है, अब ये डेट दिया है, डेट के साथ हमको सुमेलित करना है। ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण बिल्कुल एक सही आंसर है, 1862 में हुआ और प्रथम नागपुर से संबलपुर तक इसका निर्माण हुआ था, जिसको हम आज जीई रोड, ग्रेट ईस्टर्न रोड, आज भी जीई रोड बोला जाता है, के नाम से जानते हैं। रुद्री बैराज का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, कहाँ? धमतरी में। यह हुआ था 1912 में, बिल्कुल 1912, चौथा। ठीक है, रुद्री बैराज का। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर में विलय जो हुआ है ये 1887 में हुआ है, और राजनांदगांव में बीएनसी मिल प्रारंभ हुआ है वो 1897 में। हालांकि 1894 से प्रयास जारी था, उसका उद्घाटन हो गया था, लेकिन जो प्रारंभ हुआ 1907 में प्रारंभ हुआ।
J.K. मैकबेथ ब्रदर्स ने इसकी स्थापना की थी। भारी भरकम प्रॉफिट वहां से लेना चाहते थे, इसीलिए स्थापना इसकी हुई थी। प्रारंभ में इसका नाम सीपी मिल था, सेंट्रल प्रोविंसेस मिल, और बाद में जब कलकत्ता की कंपनी ने इसको खरीद लिया तो इसका नाम बदलकर बीएनसी मिल कर दिया, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो हमारा ऑप्शन देखिए, ए का 1 सभी में है, बी का 4 केवल एक में है। इस प्रकार से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे और हमारा जो आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से वकालत का त्याग करने वाले व्यक्तियों में सुमेलित नहीं है। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपको बहुत अच्छे से पता है ना, गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया। वहां इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही व्यापक रूप से देखा गया और इससे प्रश्न भी बने, तो उन सारे प्रश्नों का समावेश एक एक करके किया गया है, तो आप उनको देखिएगा। पहले बात करें हम वकालत की त्याग की गई थी, बहुत सारे वकील ने वकालत का त्याग किया था। तो सुमेलित नहीं है, बताना है रायपुर से राम नारायण तिवारी बिल्कुल सही है। इसके साथ थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, और भी थे यादव राव देशमुख। ठीक है, इनके साथ दुर्ग में देखें नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, तो बिल्कुल नहीं, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल यहां से नहीं थे। वकालत का त्याग किया था घनश्याम सिंह गुप्त, और इनके साथ थे रत्नाकर झा। तो यहां पर आप देखेंगे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल नहीं थे दुर्ग से, ये बिल्कुल हमारा आंसर है, सुमेलित नहीं है। राजनांदगांव से बात करें गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर राजनांदगांव है इसलिए हम लोग ले रहे हैं। हालांकि गोवर्धन लाल श्रीवास्तव जी छुई खदान से थे। कहां से थे? छुई खदान। अब ये जो है नया जिला बन गया है, तो आप ध्यान रखेंगे छुई खदान से थे। इसके अलावा ठाकुर प्यारेलाल ने भी वकालत का त्याग किया था, है ना। बलदेव प्रसाद मिश्र ने भी वकालत का त्याग किया था, और गोवर्धन लाल श्रीवास्तव जो छुई खदान से, उन्होंने भी वकालत का त्याग किया था। बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में डी के मेहता, बिल्कुल सही बात है, डी के मेहता तो थे ही। इसके अलावा खान खोजे जी, इसके अलावा ई राघवेंद्र राव, और इसके अलावा यहां से थे बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल। तो ये है सही क्रम। तो यहां पर ध्यान रखना, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल नहीं थे और हमारा आंसर होगा दुर्ग। देखिए मेरा प्रयास है, मैं इस छोटे से सेशन में पूरा गुलदस्ता आपको भेंट कर दूं, एक प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएं और चीजें आपको बहुत व्यवस्थित रूप में समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया था। रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी, इन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया था। और जब अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने, तो उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इनकी बच्चों की शिक्षा को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए सभी जगह, मतलब मेन जगह में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो उसमें रायपुर में किसने किया था, तो योगदान दिया था, तो माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, बलदेव प्रसाद मिश्र और एनडी दानी। अभी मैं 4 बार बोल चुका हूं बलदेव प्रसाद मिश्र राजनांदगांव से, तो इसके मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया होगा। माधवराव सप्रे जी, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी और एनडी दानी, ये तीनों ने यहां पर सहयोग दिया था रायपुर में 1921 में। ठीक है, और संचालन समिति के मंत्री थे वामन राव लाखे। प्रधानाध्यक्ष,
थे राम नारायण तिवारी, धमतरी के वकील थे ये। राम नारायण तिवारी, ठीक है। सहयोगी थे माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, एनडी दानी। भवन दान दिया था गोपी किशन, बाल किशन, राम किशन जी ने। माधवराव सप्रे जी के सहयोग से उस समय विद्यालय की स्थापना के लिए 10,000 रुपए एकत्रित कर लिए गए थे और ये विद्यालय जो है वो 1924 तक चला था। तो इतनी चीजें आपको इससे याद रखनी है। और यहाँ पर बात करें बलदेव प्रसाद मिश्र, तो ये राजनांदगांव में इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी। बलदेव प्रसाद मिश्र, बंसीलाल पुन्नालाल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इन सब ने मिलकर जो है राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी, जहां पर ठाकुर प्यारेलाल ने कुछ समय तक वहां पर अध्यापन का कार्य किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से स्पष्ट है। अच्छा, आंसर देखिए 1 2 4, 1 2 4, ये आंसर बिल्कुल सही होगा, 1 2 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16, असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ से शासकीय सेवा से त्याग पत्र देने वालों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन शामिल नहीं है। ए, लक्ष्मी नारायण वर्मा, बिल्कुल ये शासकीय सेवा से त्याग पत्र दिए थे। सोमेश्वर शुक्ल बिल्कुल दिए थे। काजी शमशेर खान और नागेंद्र नाथ डे, तो इन दोनों में याद रखना, काजी शमशेर खान ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दिया था। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दिया था। इसके अलावा खान साहब की उपाधि भी दी गई थी, तो खान साहब की उपाधि भी इसने त्यागी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नगेंद्र नाथ डे की बात करें तो इसने राय बहादुर के पद से त्याग पत्र, राय बहादुर की पदवी त्यागी थी। ठीक है, राय बहादुर की पदवी त्यागी थी, तो इसने कोई सरकारी पद में नहीं था, इसको राय बहादुर एक पद प्रदान किया गया था जिस पद का इसने त्याग किया था। तो ये बिल्कुल सही आंसर हमारा होगा डी। क्या आंसर होगा हमारा? डी आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी लोगों ने योगदान दिया था। ठीक, तो अभी हम लोग बात करेंगे, आप चिंता मत करिए, सारे प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में घटित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देखिए मैं दोस्तों एक बात, मैं भी जो है वो आपको एंटरटेनमेंट वाले तरीके से बता सकता हूं, है ना, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका जो समय है अभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो इस कम टाइम में आप कितना हासिल कर ले मेरे से, मेरी ये अभी हाल ही में कोशिश है, ताकि आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए और पूरा जो रिवाइज किया है वो एक बार में समझ में आ जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बेस्ड चीजें बताते हुए चल रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, है ना। कम समय में ज्यादा, गागर में सागर कैसे भरा जाएगा, वही हमारा प्रयास है। ठीक, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में घटित घटनाओं पर विचार कीजिए। बैरिस्टर कल्याण जी और सेठ गोपी किशन ने राय साहब की पदवी त्यागी थी। दूसरा, यादव राव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद से त्यागपत्र दिया था। तीसरा, बाजीराव कृदंत ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। धमतरी की जनता ने बाजीराव कृदंत को लोकप्रिय की उपाधि से संबोधित किया था। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमको बताना है। यदि हम बात करें बैरिस्टर कल्याण जी और सेठ गोपी किशन ने राय साहब की पदवी त्यागी थी, तो बिल्कुल त्यागी थी। इसके अलावा दो और लोग थे। पहले कौन थे? तो वामन राव लाखे, वामन राव लाखे। और दूसरे कौन थे? तो मुरारजी थैंकर, मुरारजी थैंकर। इन्होंने भी जो है वो राय साहब की पदवी त्यागी थी। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था राय बहादुर, तो राय बहादुर की पदवी केवल नगेंद्र नाथ डे ने त्यागी थी। और इसमें पूछा जा रहा है राय साहब, आप कंफ्यूज मत होइएगा,
राय साहब की पदवी 4 लोगों ने, वामन राव लाखे, सेठ गोपी किशन, मुरारजी थैंकर और बैरिस्टर कल्याण जी। ठीक है, यादवराव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद से त्यागपत्र दिया था, यह भी स्टेट बिल्कुल सही है। यादवराव देशमुख ने रायपुर जिला परिषद से त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट, बाजीराव कृदंत ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दिया था, बिल्कुल, ये महासमुंद और धमतरी से निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, और इसने जो है असहयोग आंदोलन के चलते विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था और इसीलिए धमतरी की जनता ने बाजीराव कृदंत को लोकप्रिय की उपाधि से संबोधित किया था। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1921 में रायपुर के रावण भाठा में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, बिल्कुल। नेक्स्ट, 11 अक्टूबर सन 1921 को खादी प्रदर्शनी दिवस के रूप में मनाया गया। 7 से 15 अक्टूबर 1921 को खादी सप्ताह का आयोजन किया गया और जुलाई 1921 को धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना की गई। पहला स्टेटमेंट देखिए, 1921 में रायपुर के रावण भाठा मैदान में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही बात है। किसने किया था, तो श्रीमती अंजुम बेगम ने, श्रीमती अंजुम बेगम। 11 अक्टूबर 1921 को खादी प्रदर्शनी दिवस के रूप में मनाया गया, बिल्कुल सही बात है। खादी प्रदर्शनी दिवस के रूप में मनाया गया था 11 अक्टूबर सन 1921 को। ठीक है, 7 से 15 अक्टूबर 1921 को खादी सप्ताह का आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। 7 से 15 अक्टूबर 1921 को खादी सप्ताह का आयोजन किया गया था और जुलाई 1921 को धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना की गई। ये जुलाई में नहीं है दोस्तों, ये जुलाई में नहीं है, ये अगस्त में है। ये अगस्त 1921 को धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 4 हमारा रॉन्ग हो जाएगा और कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर सी करेक्ट होगा। सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से पूरा स्टेटमेंट आपका समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में मद्य निषेध कार्यक्रम के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल विचार करते हैं। 7 फरवरी 1921 को गांधी चौक में आम सभा का आयोजन किया गया। बिलासपुर में हीरालाल कलार की शराब भट्टी के आगे धरना दिया गया। दुर्ग जिले में शराब, गांजा, अफीम की नीलामी में बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया और धमतरी में विशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से आपको ध्यान में रखना है और यहीं से जो है वो प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, 7 फरवरी सन 1921 को गांधी चौक में आम सभा का आयोजन किया गया, बिल्कुल किया गया था और इसके 2 लोगों ने नेतृत्व किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा और थे हमारे कुतुबुद्दीन। और कुतुबुद्दीन को इसीलिए यहां पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है, बिलासपुर में हीरालाल कलार की शराब भट्टी के आगे धरना दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दुर्ग जिले में शराब, गांजा, अफीम की नीलामी में बहुत कम लोगों ने हिस्सा लिया, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। जब अंग्रेजों ने ये मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध के लिए पूरा आंदोलन चलाया गया तो दुर्ग में नीलाम करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वहां पर बहुत कम नहीं, किसी भी ने भाग नहीं लिया, एक भी व्यक्ति जो है वो भाग नहीं लिए। धमतरी में विशाल जुलूस निकालकर विशाल प्रदर्शन किया गया, नहीं, धमतरी में कोई विशाल जुलूस नहीं निकाला गया था। वहां भी मादक द्रव्यों को देने के लिए अलग अलग ठेकेदार जो अंग्रेजों के चहेते थे उन पर उनको
दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे क्रांतिकारी उसके दुकान के आगे धरना देकर उसको भी विफल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 4 गलत है, तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज राइट, बाकी अलग। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 20, इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध मतलब गायों की हत्या के विरुद्ध यदि प्रथम संगठित आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ था तो किसके नेतृत्व में हुआ था? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास या महंत नैन दास? तो ये हुआ था दोस्तों महंत नैन दास। ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। महंत नैन दास की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और दूसरी बात याद रखेंगे, महंत नैन दास ने अपने लोगों को, वहां पर जो इसको मानने वाले थे, उनको मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहने की अपील की थी। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, महंत नैन दास हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में स्थापित संस्थाओं के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई? मार्च 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, फरवरी 1921 में धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना, 7 फरवरी सन 1921 में रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना और 1921 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में खादी आश्रम की स्थापना। ठीक है, तो देखिए, चलिए एक एक प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्च 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई थी क्या? बिल्कुल की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पर याद रखेंगे सेठ जसकरण डागा, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना सेठ जसकरण डागा के द्वारा की गई थी। फरवरी 1921 में धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना बाजीराव कृदंत के द्वारा की गई थी। बाजीराव कृदंत के द्वारा। 7 फरवरी सन 1921 में रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। बिल्कुल की गई थी। 7 फरवरी 1921 में रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी। आप फटाक से कमेंट करके बताइए और सभी लोगों को पता होगा किसने किया है, और आपके कमेंट में देखना चाह रहा हूं तो आप बताएंगे। ठीक है, बहुत ही फेमस है यार, सत्याग्रह तो एक ही चलाए थे, है ना, तो आप ध्यान रखें 1921 में। और सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, आप कमेंट करते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है ना। आप कमेंट जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा सेशन आपको मिलेगा। 1921 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में खादी आश्रम की स्थापना की। ये गलत है। 1921 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में नहीं, रायपुर में, राजनांदगांव में नहीं, रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना की थी 1921 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। राजनांदगांव नहीं है, वो रायपुर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसके हिसाब से हम लोग आंसर देखें तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। ऑप्शन सी 1, 2 व 3 सही है और यही हमारा आंसर होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22, महारसिया के विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। महारसिया नामक व्यक्ति नवागढ़ जमींदारों के शासक परिवार का था। मराठों ने उसे 500 रुपये मासिक भत्ता दिया था, परंतु मराठों का विरोध करने के कारण यह पेंशन भत्ता बंद कर दी गई। नवागढ़ जमींदार से 3000 रुपये प्रति वर्ष राजस्व वसूला जाता था। आप इसके आधार पर आपको आंसर लगाना है। ठीक है, तो महारसिया का विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये कैप्टन पी वांस एगेन्यू जब यहां पर ब्रिटिश अधीक्षक थे, पी वांस एगेन्यू जब यहां पर ब्रिटिश अधीक्षक थे 18 से लगाकर 1825, तो यहां पर जो है वो महारसिया का विद्रोह हुआ था। महारसिया नवागढ़ के जमींदार परिवार का सदस्य था और महारसिया नामक व्यक्ति
नवागढ़ जब शासक परिवार का था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, मराठों ने उसे 500 रुपये मासिक भत्ता दिया था, परंतु मराठों का विरोध करने के कारण यह पेंशन भत्ता बंद कर दिया गया। देखिए, मराठों ने उसे 300 रुपये मासिक भत्ता नहीं दिया था दोस्तों, उसको 300 रुपये मासिक भत्ता दिया जाता था। ठीक है, अब वो भी मराठों द्वारा नहीं, अंग्रेजों द्वारा 300 रुपये उसको मासिक भत्ता दिया जाता था, परंतु विद्रोह करने के कारण उसको वो भी अधिकार छीन लिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसको याद रखिएगा। नवागढ़ जमींदारी से 3000 रुपये प्रति वर्ष राजस्व वसूला जाता था। बिल्कुल, नवागढ़ जमींदारी से 300 रुपया राजस्व वसूला जाता था। तो एक स्टेटमेंट सही है और 3 हमारा सही है। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल, तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही होगा, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, महारसिया को अंग्रेजों ने 300 रुपये पेंशन दिया था। ठीक है, और उसके बाद जब विद्रोह किया तो उसका पेंशन बंद कर दिया गया। बाद में जब माफीनामा लिखा तब उसको 500 रुपया बाद में प्रदान किया जा रहा था। तो इसको ध्यान रखिएगा, केवल 1 और 3 सही है। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पंक्ति में 2 कथन शामिल हैं। एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए, रॉलेट एक्ट के विरोध में 18 मार्च 1919 को छत्तीसगढ़ में हड़ताल हुई थी। कारण आर, वामन राव लाखे, डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने बिलासपुर में एक आम बैठक का आयोजन किया था। आपको बताना है इसका आंसर। तो देखिए, ऐसे में बहुत ढंग से आपको चीजों को समझना जरूरी है। रोलेट एक्ट के विरोध में 18 मार्च को नहीं, 30 मार्च 1919 को छत्तीसगढ़ में हड़ताल हुई थी। इसका मतलब कथन तो गलत है। आर देखें, वामन राव लाखे, डॉक्टर यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने बिलासपुर में एक आम बैठक का आयोजन किया था। बिल्कुल ये सही है। वामन राव लाखे, डॉक्टर शिव दुलारे मिश्र, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और शामिल थे, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल। इन लोगों ने जो है वो बिलासपुर में काले वस्त्र धारण करके मार्च निकाला था। शनिचरी पड़ाव में एक सभा आयोजित की गई थी और अपना विरोध जताया था। तो आर सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या वाला तो प्रश्न ही नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण, इस राज्य पर मराठा आक्रमण, इस राज्य से सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ और सती प्रथा का उन्मूलन। अब इस प्रकार का प्रश्न जब तक आपको डेट याद नहीं है तब तक ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको डेट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रतन से रायपुर राजधानी ट्रांसफर हुआ था रतनपुर से 1818 में एगेन्यू ने। इस राज्य पर मराठा आक्रमण हुआ था 1741 में। इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई थी 1788 में और सती प्रथा का उन्मूलन इस राज्य में हुआ था 1831 में। अब इस हिसाब से आप देखिएगा तो 1741 फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मतलब 2 क्रम होगा 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1 और 4। ये ऑप्शन सी दिख रहा है, 2, 3, 1 और 4। अब इसमें देखिए आपको सन याद नहीं होगा तो आपसे ये चीजें नहीं बनेंगी। ठीक है, मराठा आक्रमण किसने किया था बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। रतनपुर से रायपुर राजधानी किसने लाई थी ये भी चर्चा कर चुके हैं। सूबेदारी व्यवस्था पर 2-3 क्लासेस चली है। सती प्रथा उन्मूलन के संबंध में आपको जानकारी है। रघुजी तृतीय ने 1831 में आदेश पारित किया था। हालांकि 1829 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के आंदोलन से प्रेरित होकर जो है वो आदेश जारी कर दिया था सती प्रथा उन्मूलन का, लेकिन यहाँ पर 1831 में रघुजी तृतीय द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से इसका क्रम आपको बहुत ढंग से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्रबम के द्वारा सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी? तो ये पत्रबम योजना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था।
ये थोड़े आगे का एक प्रश्न हमने लिया है, और इसका क्रांतिकारी योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो यह है राम नारायण मिश्र हर्सुल। असल में हुआ क्या था कि उस समय स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन कुछ यहाँ पर जो लोग थे वो जो अपनी दुकानों में विदेशी माल बेचते थे, दूसरा जो है वो अंग्रेजों के समर्थक थे। तो ऐसे लोगों को देश की गद्दारी कर रहे हैं तो उसके मुंह पे कालिक पोतने के लिए एक प्रयास किया गया था। और मुंह पे कालिक पोतने का मतलब इन लोग एक पत्र बम मतलब विस्फोट होके उड़ गया नहीं, आदमी मर गया निपट गया, इस प्रकार से नहीं। एक छोटे से 2 स्याही सोख कागज लेकर उसमें बीच में फास्फोरस का टुकड़ा चिपका दिया जाता था और उसको लेटर में डाल के भेज दिया जाता था। जिस किसके घर, जो अंग्रेजों के पक्षधर थे, विदेशी वस्तुओं को बेच रहे थे, स्वदेशी के पक्षधर नहीं थे, उनके घर। और जैसे ही वो लेटर खोलते थे, अब भाई किसी घर पत्र आएगा, हो सकता है कुछ भी आया हो, तो खोलेगा तो जरूर। जैसे ही खोलता था तो उसमें छोटा सा फुस से विस्फोट होता था और वो पूरे मुंह में हाथों में कालिक पूछ जाती थी, काला काला हो जाता था। तो ये सचेत करने का बड़ा अच्छा माध्यम निकाला था राम नारायण मिश्र हर्सुल ने। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का जो है वो क्रम। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक, इसके बाद देखिए हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, CGPSC इंटीग्रेटेड, और दोनों माध्यम में हमारे चल रहे हैं, है ना, हिंदी और इंग्लिश। ये सेपरेट हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल, ये जो है वो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर इससे संबंधित आपको कहीं भी एडमिशन लेना है, ड्यूरेशन है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है ना। और ये PDF के फॉर्म में आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, तो उसमें से आप आराम से इसको देखिएगा। और जो भी आगे अपनी तैयारी उच्च गुणवत्ता के साथ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप संपर्क करेंगे। इसके अलावा हमारे UPSC के भी बैच चलते हैं, और आप जानते हैं UPSC में एक छत्तीसगढ़ में फेमस एक ही संस्था है जो आज तक सर्वश्रेष्ठ अपना योगदान देते आ रही है, और वो है पाथ IAS एकेडमी। तो इसकी भी बैचेस जो है वो इंग्लिश मीडियम में संचालित है 5 से 8, और ये सारी चीज़ें डिटेल दी हुई है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हुई है, जैसे कंप्लीट अपडेट स्टडी मटेरियल यहाँ से मिलेगा, मंथली करंट अफेयर का PDF मिलेगा, वीकली टेस्ट यहाँ होता है, मंथली करंट अफेयर टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज होगा, एनुअल प्री प्लस मेंस दोनों का, आंसर की एंड आंसर एक्सप्लेनेशन, सारा चीज, मॉक इंटरव्यू सेशन, इंपॉर्टेंट न्यूज, सारा चीज। मतलब हम लोगों ने आपके लिए जितनी ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती थी वो सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ पर दे दी है। अब आपको इस चिंता में न रहकर कि हमको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप क्या कर सकते हैं, इसको तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, UPSC मेंटरिंग बैच, CGPSC मेंटरिंग बैच, और आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानना है, ये हमारे द्वारा कैसे संचालित की जा रही है, या आपकी कोई क्वेरी हो या कोई बैच के बारे में जानना है, तो सारा आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा संपर्क नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है पाथ IAS एकेडमी का, और ये सिविल लाइन में इसका ऑफिस भी है रायपुर, जो रायपुर में है वो तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर आकर आप संपर्क कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, कमेंट ही हमारा एनर्जी है, आपके लाइक्स हमारे एनर्जी है। कई लोग तो लाइक भी नहीं करते, देख के निकल जा रहे हैं। खैर वो उनकी श्रद्धा भक्ति है, आपको लाभ हो यही हमारी आशा है। और लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिए। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो यार, जिस टीचर से आपको मदद मिलती है, शिक्षा मिलती है, कम से कम हम उसको और कुछ नहीं तो पसंद ही कर सकते हैं, लाइक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।